Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. As you know that we discussed our poem number 8 Ozymandias yesterday. This poem is written by P.B. Shelley. We discussed our half poem. Now let's start the second half of the poem. But before starting our third stanza, have a look at the works of P.B. Shelley. P.B. Shelley was born on 4th August 1792. P.B. Shelley was one of the major English romantic poets. He was one of the major English romantic poets. He was also regarded as one of the greatest lyric and philosophical poets in English language. He wrote some of his finest lyrics, including the Ode to the Westland, Ode to the West Wind, To a Skylark, and The Cloud. Shelley's works show his remarkable lyrical gift, his originality, and his hatred for the oppression. He was a great revolutionary poet of his time. He was died in a storm at sea after visiting Lord Byron and other great poets. He was died on 8th July 1822. Let's have a look at the theme of the poem. The poet says that nothing is permanent in this world. Everything is subjected to decline. It is a very ironic poem which describes the pride of a man and the rich reality of life. Man becomes proud by success. He thinks that he has toppled the world. He forgets that life is merciless. Time brings all luxuries of life to an end, and death is great leveler. Shelley considers all feelings of superiority in man as only an illusion and self-deception. Now we start the remaining part of our translation. कल तक जो हमने फर्स्ट 2 स्टैंजास किए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नज़्म है, ये जो पोएम है, ये दुनिया की नापायदारी से मुतल्लिक है। ये हमें बताती है कि ये दुनिया आर्जी है और फ़ानी है। यहाँ पर हर चीज़ ख़त्म होने वाली है और यहाँ पर किसी चीज़ को बका नहीं है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि शायर जो है वो एक ट्रैवलर से मिलता है जो कि एंशिएंट कंट्रीज़ की जो सैर करके लौटा है। उसने शायर को एक बादशाह जिसका नाम ओज़मैंडिस था, जिसके नाम पर ये पोएम लिखी गई है, तो उसकी कहानी सुनाई है। जैसे कि हमें पता ही है आयरॉनिक पोएम है, तो उसकी कहानी के दौरान उसने वो बताता है कि वो एक कदीम मुल्क से गुज़रा। उसने शायर ने उसे कहा कि उसने एक मुजस्मा देखा। वो एक सहरा में खड़ा था और इसकी 2 लंबी टांगें थीं और बग़ैर धड़के थीं। मुजस्मे का चेहरा रेत में धंसा हुआ था और इसके चेहरे के जो खदोखाल थे वो मस्ख हो चुके थे। फिर भी मुजस्मे के चेहरे की तेवरी चढ़ी हुई थी और उसके जो होंठ थे उसको उसने कहा था रिंकल्ड लिप्स थे उसके, और उस पर जो है वो कहते हैं कि गुस्से का तासुर था, जो ये ज़ाहिर करता था कि मुजस्मा साज ने ताकतवर बादशाह के बेरहम एहसासात को वो अच्छी तरह से जानता था और उसने उसको बड़ी अच्छी तरह से इनग्रेव किया था, उसने उसको बनाया था, उस पर कंधा किया था। वो कहते हैं कि बादशाह के जो एहसासात थे अभी तक उसके चेहरे से यहाँ थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पोएम है उसको हमने 2 स्टैंजाज में डिवाइड किया है, तो उसको आगे देखते हैं। हमारा थर्ड 1 स्टैंजा है, लाइन्स हमारी 9 से 11 तक हैं ये। तो उसमें वो कहता है ऑन द पेडिस्टल। पेडिस्टल होता है किसी चीज़ की बेस होना, पाया होना। वो कहता है कि इसके पाए पर दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हुए थे, ये ज़ाहिर हुए थे, या इसके पाए पर ये अल्फाज कंदा थे। क्या अल्फाज थे? माई नेम इज़ ओज़मैंडियस, मेरा नाम ओज़मैंडियस है। किंग ऑफ द किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। ठीक है, ये चीज़ उसके गुरूर को ज़ाहिर करती है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह किसी भी एक हम्बल शख्स के नज़दीक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हो सकती है। तो वो शख्स क्योंकि प्राउड था, ठीक है, एरोगेंट था, तो उसने अपने बारे में ये लिखवाया हुआ था या लिखा हुआ था उधर, जो अपने आप को वो कहा करता था कि वो बादशाहों का बादशाह है। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कारनामों को देखो। जी माइटी, ए जाहो जलाल वाले लोगों। एंड डिस्पेयर, और फिर मायूस हो जाओ। डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं, फिर मायूस हो जाओ।
क्या क्यों मायूस हो जाओ, क्योंकि ऐसे कारनामे सर अंजाम देना तुम्हारे बस का रोग नहीं। कि वो अपने ज़माने में होगा, ताकतवर होगा, बहादुर होगा, हर तरह की उसमें एबिलिटीज़ होंगी, और वो इसीलिए अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहता है। और वो दुनिया को चैलेंज करते हुए कहता है कि मेरी तरफ देखो, मेरे कारनामों को देखो, तुम्हारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसे कारनामे सर अंजाम दे सको। उसको तब ये, जब उसने ये अल्फाज कहे होंगे, तब उसको ये पता नहीं होगा कि उसका भी कोई एंड है, उसने भी मर जाना है, उसके भी जो सारे ये जो बातें हैं ये बातें रह जाएंगे, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लाइंस हैं, ये हमारी लास्ट लाइंस हैं जिनको हमने लास्ट स्टैंजा में कन्वर्ट किया है। ये हमारी लाइंस 12 से 14 तक बनती हैं। तो लास्ट स्टैंजा जिसको हमने बनाया है वो है नथिंग बिसाइड रिमेन। अब इसका कोई कारनामा इसके पास बाकी नहीं, मतलब कि अब उसकी डेथ हो चुकी है, मर चुका है, उसका मुजस्मा बना हुआ है। वो कहता है अब इसके पास इसका कोई कारनामा बाकी नहीं। राउंड द डिके, इस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द, राउंड इर्द गिर्द, डिके डिस्ट्रॉयड। वो कहता है इस शिकस्ता मुजस्मे के इर्द गिर्द, ऑफ द कोलोसल, ये जो ह्यूज कोहकामत बहुत ज़्यादा बड़ा जो मुजस्मा है, रैक जो टूट फूट का शिकार हो चुका है, ब्रोकन, रैक होता है ब्रोकन, बाउंडलेस और ये लिमिटलेस है, एंड बेयर और ये लकोदक सहरा में है। वो कहता है कि अब इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और टूटा हुआ मुजस्मा मज़ीद टूट फूट का शिकार है। कहाँ पर है ये? द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। द लोन, लोन होता है सुनसान, लोनली जिसको हम कहते हैं, एंड लेवल, लेवल यानी कि चटियल जिसको कहते हैं बेस होना, लेवल में ज़मीन होना, सैंड्स सहरा में है, स्ट्रेचर फैला हुआ है, फार अवे दूर, मतलब कि महज एक वसी बंजर सहरा ने मुजस्मे की बाकियात को घेरा हुआ है। यानी कि मुजस्मा वहाँ पर है कि जहाँ पर इसको बनाया गया है, ये वहाँ पर अभी भी अपने गुरूर और तकब्बुर की एक निशानी के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। तो एंड पर बात वही आती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, हर चीज़ फना होने वाली है और आर्जी है। ठीक है, बड़े से बड़ा ताकतवर और जाहो जलाल वाला बादशाह भी फना से दूर नहीं है। तो उसने वो यहाँ पर आखिरी लाइंस में शायर जो है बादशाह पर तंज करता है, उसको आयरॉनिक वे में कहता है अब ना बादशाह है, ना इसके कारनामे हैं, ना ही इसका मुजस्मा है। जो मुजस्मा बना था वो भी टूट फूट का शिकार होकर बिखरा पड़ा है। हर चीज़ गर्दिश दौरा में तबाह हो चुकी है, चारों तरफ सहरा है और दूर तक जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है वहाँ पर रेत ही रेत है।